हेलो क्लास टेंथ। तो आज हम लोग बायो में जो चैप्टर 1 पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन पढ़े थे और ये फोटोसिंथेसिस जो है वो किस सेल ऑर्गेनेल्स में होता है वो हम देखे थे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है, जो एक लाइन का हम लोग एक इक्वेशन देखते हैं फोटोसिंथेसिस का, और जो हम यहाँ पे लिखते हैं 6CO2 + 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll। ठीक है, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये जो वन लाइन इक्वेशन देख रहे हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस का, एक्चुअल में ये इतना सिंपल भी नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है इसका। ठीक है, हमको पता है सबसे पहले जो एनसीईआरटी में है उससे नोट्स बनाएंगे। ठीक है, लेकिन समझ लेते हैं पूरे मैकेनिज्म को थोड़ा सा शॉर्टकट में ही है। देखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्या कहते हैं ये फोटोसिंथेसिस, और क्लोरोप्लास्ट हमको पता है डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होता है, इसमें क्वाइंड स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्रेना होते हैं, और इसमें एक डार्क कलर का सबस्टेंसेस होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा। ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन ग्रेना एंड डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। फोटोसिंथेसिस में जितने भी रिएक्शन है, कुछ लाइट रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं, उनको लाइट रिएक्शन कहेंगे, ग्रेना में होंगे। जो सनलाइट जिसके लिए ज़रूरी नहीं है तो वो स्ट्रोमा में होगा, और ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, डार्क रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे कैसे कैसे मैकेनिज्म होता है इसको समझते चलते हैं। जो भी नोट करना होगा नोट कर लेना। ठीक है, नोट्स अभी नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो समझाने के लिए यूज किया जा रहा है वो है। ठीक है, फिर भी आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ग्रेना, ग्रेना में क्या होता है, ग्रेना में सबसे पहले क्लोरोफिल जो है ये सनलाइट को ट्रैप करता है। सेकेंड स्टेप में इस सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर जो है वो टूटता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। H2O जो है, इस जो सनलाइट के क्लोरोफिल ट्रैप किया है, H2O जो है उस सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस में। इस रिएक्शन को फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, ऑक्सीजन गैस जो रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़ते हैं ना, प्लांट क्या कहते हैं, प्लांट कहलाते हैं ग्रीन लंग्स बिकॉज दे प्यूरिफाई एयर, दे टेक CO2 एंड दे रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो जो ऑक्सीजन गैस निकलता है वो किससे निकलता है, अगर पूछा क्वेश्चन, CO2 से निकलता है ऑक्सीजन गैस कि H2O से निकलता है। तो क्या है कि इसमें CO2 को O2 लिखा हुआ है तो बच्चे इसको टिक कर देते हैं, जबकि गलत है। CO2 से ऑक्सीजन नहीं निकलता, किससे निकलता है तो वाटर से। अभी क्या है, तीसरा स्टेप, इस सनलाइट के प्रेजेंस में एक प्रोसेस और होता है। इस सनलाइट के प्रेजेंस में ADP एक इनऑर्गेनिक फास्फेट से जुड़ जाता है। ADP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक एडिनोसिन के साथ अगर एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जोड़ा है उसको हम बोलेंगे AMP, मतलब
एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगाए, दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं एडीपी। एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। और ऐसे ही अगर एक एडिनोसिन से 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। हम लोग 9th में ये भी पढ़े थे कि एटीपी इज द करेंसी ऑफ सेल। सेल के अंदर जहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो एनर्जी जिस फॉर्म में यूटिलाइज होगा वो है एटीपी। ठीक है, कहीं भी एनर्जी की ज़रूरत है तो क्या किस फॉर्म में हम एनर्जी को देंगे, सप्लाई करेंगे, तो एटीपी के फॉर्म में। तो एटीपी के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहता है? ये जो फॉस्फेट बॉन्ड है ना, जो 3 बॉन्ड दिख रहा है एटीपी में, 2 बॉन्ड दिख रहा है एडीपी में और 1 बॉन्ड दिख रहा है एएमपी में, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। तो सबसे पहले 1 बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगा, फिर दूसरा बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगा, फिर तीसरा बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगा। एटीपी के जब तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं तो पूरा जितना एनर्जी स्टोर होता है एटीपी में वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एडीपी जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से और बना लेगा एटीपी। ठीक है, फिर क्या है, एक होता है एनएडीपी, ये इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और बना लेगा NADPH। इस NADPH का नाम है रेड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। रेड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये हाइड्रोजन कैरियर है, ये हाइड्रोजन कैरियर है। ठीक है, स्ट्रोमा में इतना रिएक्शन, ग्रेना में सॉरी इतना रिएक्शन होता है, ये 4 स्ट्रोमा में ग्रेना में 4 रिएक्शन होता है। ठीक है, ये लाइट रिएक्शन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करेगा, अब उस सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर टूट जाएगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस स्टोमेटा के थ्रू इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और जो बचा हाइड्रोजन, कभी भी गैस के फॉर्म में ट्रेवल नहीं करता हाइड्रोजन, वो किसी कंपाउंड के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। तो ये हाइड्रोजन किस कंपाउंड के फॉर्म में ट्रेवल करता है? तो NADPH, जिसको बोलते हैं रेड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, यानी कि NADPH। और एक ADP एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ के बना लेता है ATP। इतना रिएक्शन है ग्रेना में, लेकिन NCERT में बस इतना लिखा है कि सबसे पहले क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है, दूसरा चीज़ वाटर जो है वो टूट जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन गैस में, तीसरा लास्ट वाला लिखा है जो स्टोमा के अंदर होता है। अब स्टोमा के अंदर क्या होगा, स्ट्रोमा के अंदर होता है डार्क रिएक्शन। इसमें जो CO2 है वो ATP और NADPH इसमें हाइड्रोजन ऐड करेगा और ATP एनर्जी देगा ताकि वो ऐड हो सके। और ये भी एक ही स्टेप प्रोसेस नहीं है, ऐसे कई स्टेप है। पहले 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है ग्लूकोज। ठीक है,
तो कई स्टेप है, इसको सबसे पहले कैल्विन ढूंढे थे, इसीलिए इसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते थे, कैल्विन साइकिल कहते हैं। और जो पहला कंपाउंड बनता है 3 कार्बन वाला बनता है, इसीलिए इसको C3 साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसका कई नाम है, अभी के लिए इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं। तो CO2 जो है इस NADPH और ATP के प्रेजेंस में फाइनली रिड्यूस हो जाता है और बना देता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगा, फिर से एक और ग्लूकोज बन जाएगा, ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगा, एक और ग्लूकोज बन जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब जुड़ जाते हैं तो वो बन जाता है फिर स्टार्च, यानी एक्सेस ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट। तो ये मैकेनिज्म था फोटोसिंथेसिस का, लेकिन हम नोट्स बनाएंगे NCERT के अकॉर्डिंग, तो जितना दिया उतना लिखेंगे, लेकिन जानना भी ज़रूरी है कि कैसे क्या हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यही डाल दो, ये इक्वेशन नोट कर लेना, ठीक है, ये सब रहने दो, इक्वेशन नोट कर लेना, उसके बाद हेडिंग डाल देना मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप्स है, देयर आर 3 स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। There are 3 steps in the process of photosynthesis. पहला chlorophyll traps सनलाइट, और यहीं पे लिख दिया है, ATP के फॉर्म में नहीं लिखा है, लेकिन ये लिख दिया है कि क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है और केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर देता है। तो केमिकल एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है, ATP, ठीक है। तो क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट एंड स्टोर्ड इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, जो कि क्या है, ATP। सेकेंड वन, वाटर जो है सनलाइट की वजह से टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, H2O breaks into hydrogen gas and oxygen gas in the presence of सनलाइट। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ये CO2 को रिड्यूस कर देता है ग्लूकोज में। तीसरा है रिडक्शन ऑफ CO2 गैस इनटू C6H12O6 बाय हाइड्रोजन गैस। तो CO2 हाइड्रोजन जो है CO2 को रिड्यूस कर देता है C6H12O6 में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिपीट वन आफ्टर अनदर या वन बाय वन एंड मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म that interlinked with each other and form starch, ठीक है। This process of photosynthesis
molecules are formed that combine together and form starch। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया, इसको नोट कर लो और वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिजर्ट प्लांट में कैसे मैकेनिज्म होता है। डिजर्ट प्लांट में थोड़ा सा उल्टा होता है, थोड़ा सा चेंज है ये प्रोसेस। तो पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट। Mechanism of photosynthesis in desert plants। ठीक है, तो डिजर्ट प्लांट्स में क्या मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का। तो जो डिजर्ट प्लांट जो होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट, उनमें पहले से पानी की कमी है। ठीक है, तो क्या होता है, दिन में उनका स्टोमेटा जो होता है वो बंद रहता है ताकि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को चेक किया जा सके, रोका जा सके। ठीक है, तो दिन में जो है ओपनिंग जो होता है स्टोमेटा का बंद रहता है ताकि वाटर जो है लॉस ना हो। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो इसलिए स्टोमेटा क्लोज रहता है। तो दिन में अब जब स्टोमेटा क्लोज है तो गैसेस एक्सचेंज भी नहीं होगा, यानी CO2 जो है बाहर से अंदर नहीं आएगा, ना ऑक्सीजन गैस बाहर जाएगा। तो होता क्या है, रात में स्टोमेटा इसका खुलता है, रात में ये CO2 गैस को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, और उसको किसी एक इंटरमीडिएट कंपाउंड में चेंज कर देता है। फिर दिन में जब सनलाइट ट्रैप होता है तब उस इस CO2 के हेल्प से फूड को प्रिपेयर कर लेता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फिर हो जाता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन गैस जो बना वो ये यूज कर लेंगे अपने रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, रात में जो भी गैस का एक्सचेंज होना है रात में ही होगा। ठीक है, तो डिजर्ट प्लांट में क्या होता है, स्टोमेटा are closed desert plant to check water loss by the process of ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो इसमें ओपन कब होता है, तो नाइट में। स्टोमेटा ओपन एट नाइट and thus gaseous exchange takes place at night। CO2 gas is trapped at night and used during the day in photosynthesis। तो ये मैकेनिज्म है, क्या कहते हैं, डिजर्ट प्लांट्स में। ठीक है,
अब कुछ एक्टिविटी है ये प्रूफ करने के लिए कि क्लोरोफिल इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो CO2 गैस है वो ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये सब एक्टिविटी है कुछ। स्टोमेटा का बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर और उसका कैसे स्टोमेटा का पोर ओपन होता है क्लोज होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय।